आर्यन अपनी आंखों को जानबूझकर बड़ा बड़ा करते हुए रावण को एकटक देखने लगता है। उसके इस तरह देखने से रावण को बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो उसने अपने दांत भींचते हुए अपने लोगों से आर्यन की तरफ इशारा करके गुस्से से कहा, अभी तक मैं शांत था पर उस अश्वत्थ सिंह राठौर को ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हूं, इसलिए आज मैं उसे बताऊंगा कि रावण क्या है। चलो अब जल्दी से उसके इस प्यारे भाई को यमराज के पास पहुंचा दो, मैं इसे मारते हुए देखना चाहता हूं। इतना कहते ही रावण अपने लॉन्ग कोट की जेब में अपना एक हाथ डालकर बड़े ही डेंजरस तरीके से आर्यन को देखने लगता है, जो अभी भी जमीन पर लेटा हुआ था। आर्यन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका उठने का कोई इरादा ही ना हो, पर जब उसने रावण की बात सुनी कि वो उसे मारते हुए देखना चाहता है, तो आर्यन अपने हाथ पैर फैलाकर सड़क पर एक मरे हुए इंसान की तरह लेट जाता है और फिर एक लाचार इंसान की तरह अपनी आवाज में दुख लाते हुए बोला, हाँ मार दो मुझे, वैसे भी अब जीने का क्या ही फायदा है, क्योंकि मेरी जो बची कुची इज्जत थी वो भी मेरी गैंगस्टर ने रात में लूट ली। अब मैं किसे मुंह दिखाऊं अपना, क्योंकि उसने रात भर मेरे साथ, छी छी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। इतना कहकर वो अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को छुपा लेता है। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे उसे बहुत ही ज्यादा दुख हुआ हो। वही रावण के ऑर्डर मिलते ही उसका एक बॉडीगार्ड आर्यन को एक लोहे की स्टिक से मारने ही वाला था कि रावण ने एकदम से उसे रोकते हुए कहा, स्टॉप। उसके बाद उसने जल्दी से आर्यन के पास जाकर गुस्से से पूछा, क्या किया उसने, जवाब दो मुझे, तुम रुक क्यों गेट हो, बोलो। रावण आर्यन की बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो मन ही मन अर्शी को पसंद करता था, इसलिए जैसे ही उसने आर्यन की बात सुनी तो उसे रहा नहीं गया और आर्यन से पूछ लिया। वो और भी बहुत कुछ जानना चाहता था, पर आर्यन तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और न मुंह खोल रहा था। ये देखकर रावण आग बबूला हो गया। उसने अपनी गन लोड करते हुए अर्जुन के माथे पर एकदम से रखकर अपनी सर्द आवाज में उसे धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया तो मैं सारी की सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा, समझे तुम। अब बताओ क्या हुआ था कल रात को। इतना कहकर रावण ने अपनी उंगली ट्रिगर पर रख दिया। उसकी धमकी सुनकर आर्यन डरा तो नहीं था, पर उसने अपने झूठे आंसू पोंछते हुए दर्द भरी आवाज में बोलना शुरू किया, अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, मैं वो लाचार और बेसहारा बच्चा हूं जिसकी इज्जत को कल रात तार तार कर दिया गया। मुझे तो बताते हुए शर्म आ रही कि मेरी बीवी ने मेरे साथ वो सब किया और फिर मुझे छोड़ दिया। अब तुम ही बताओ, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गया तो क्या होगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा और वो मम्मी मम्मी कहकर किसे पुकारेंगे। इतना कहते ही वो अपने दोनों हाथों को सड़क पर मारते हुए रोने का नाटक करने लगता है। आर्यन की एक्टिंग स्किल्स कमाल की थी, इतनी कमाल की थी कि रावण भी उसकी बातों में आ जाता है, पर रावण को मन ही मन आर्यन से बहुत ही ज्यादा जलन भी हो रही थी। वो एकदम से आर्यन से दूर होकर अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए बड़े ही खतरनाक तरीके से अपने मन में बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अर्शी सिर्फ मेरी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, मैं उसे मजबूर कर दूंगा खुद के पास आने के लिए। ये कहते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। फिर वो एक साइको की तरह आर्यन को देखने लगता है। कुछ देर बाद मम्मी, भाई, दादा, दादी, बेब मॉम, गैंगस्टर, अगस्त, अंश बचाओ। आर्यन पेड़ पर उल्टा लटकते हुए अपने पूरे खानदान को याद करते हुए चिल्ला रहा था। आर्यन के दोनों पैरों को रस्सी से बांधकर उसे एक जंगल के पेड़ पर उल्टा लटका दिया गया था। वही अपनी गर्दन ऊपर करके आर्यन को चिल्लाते हुए देखकर रावण को एक सुकून मिल रहा था। वो अर्शी को पाने के लिए आर्यन को भी मारने को तैयार था। उसने अपने एक इशारे से अपने गार्ड को ट्रक के गेट को खोलने को कहा। उसके इशारा देते ही उसके बॉडीगार्ड्स ने उस ट्रक के पीछे वाले दरवाजे का खोल दिया। तो उसमें से एक बहुत ही खतरनाक शेर निकलता है, जिसकी दहाड़ सुनकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए थे। हे भगवान, ये क्या है, मैंने तो अभी तक अपने पूरे खानदान को याद भी नहीं किया था और मेरी मौत पहले ही मेरे पास आ गई, कोई तो बचा लो। वो अभी चिल्ला ही रहा था कि तभी वो शेर आकर आर्यन के नीचे खड़ा हो जाता है और उसे अपनी शिकारी नजरों से एकटक देखने लगता है। ये देखकर आर्यन अपने हाथों से अपनी रस्सी को पकड़ते हुए एक बच्चे की तरह चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, यहाँ दिन दहाड़े मेरे साथ ये सब अन्याय हो रहा। जज साहब कहाँ हो आप, आपका कानून कहाँ है, कर कोई तो आओ बचाओ इस मासूम को, वरना आज इस दुनिया का आखिर मासूम इंसान भी चल बसेगा। उसके इस तरह चिल्लाने से उसकी आवाज अब रावण को अपने कानों में चुभने लगी थी, इसलिए उसने गुस्से से अपने दोनों कानों को बंद कर लिया। वही अर्शी ने आर्यन के वॉच में एक चिप फिट किया हुआ था, इसलिए उसने तुरंत इसकी लोकेशन का पता कर लिया और जंगल की तरफ जाने लगी। वो ड्राइव करते हुए अपनी आईब्रो को ऊपर करके सर्द आवाज में बोली, आखिर ये इंसान इतनी जल्दी जंगल में कैसे पहुंच गया, नहीं वो अपने आप तो नहीं जाएगा, जरूर कुछ हुआ है। इतना कहते ही वो कार की स्पीड को और भी ज्यादा तेज कर देती है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वही मिस्टर खुराना हाउस में बैठकर अपने दोस्त राजेश के आने का इंतजार कर रहे थे, पर 1 घंटा बीत जाने के बाद भी वो नहीं आए, तो मिस्टर खुराना परेशान कर खुद में ही बड़बड़ाए, आखिर ये आदमी गया कहाँ, अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। इतना कहते ही वो परेशान हो गए और फिर अपना फोन निकालकर राजेश जी को कॉल लगा दिया, पर 3-4 बार कॉल करने के बाद भी राजेश जी ने कॉल रिसीव नहीं किया।
तो परेशान होकर मिस्टर खुराना ने अपने फोन को जेब में रखते हुए खुद से ही कहा, राजेश पहली बार इंडिया आया है, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। मुझे एक बार जाकर एयरपोर्ट में चेक करना चाहिए। इतना कहते ही वो जल्दी से विला के बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के बेस्ट रेस्टोरेंट में आज अनन्या की डेट थी। सिर्फ अनन्या ही नहीं, सभी गर्ल्स उसके साथ डेट पर आई हुई थी। उन सभी ने ही मैचिंग के कपड़े पहने हुए थे और थोड़ा थोड़ा मेकअप लगाया हुआ था, जिसमें सभी गर्ल्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी, पर अनन्या ज्यादा क्यूट लग रही थी। वहीं कनिका ने अपने गर्दन पर एक स्कार्फ बांधा हुआ था ताकि जलने का निशान नजर न आए। अनन्या रेस्टोरेंट को देखकर खुश होकर अपने हाथों को लहराते हुए सभी से बोली, चलो अंदर चलते हैं, मेरा डेट इंतजार कर रहा होगा और साथ में तुम्हारा भी। उसके इतना कहते ही सभी खुश होकर अंदर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि यहां आने से पहले उन सब ने अपने लिए एक एक डेट ढूंढ लिया था, सिवाय कनिका के। आरवी चलते हुए ही घबराकर खुद से बोली, हे महादेव, ये आदमी अगस्त जी जैसा राक्षस ना हो, बस फिर मैं उससे शादी कर लूंगी और दोबारा अगस्त जी को पलट कर नहीं देखूंगी। बड़े आए मुझे कामवाली बाई बनाने वाले हो। इतना कहकर वो अगस्त को मन ही मन कोसने लगती है। यही हाल महिमा का भी था। वो अभिषेक को याद करते हुए उसे कोसकर मन में बोली, मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ, पता नहीं फिर क्यों सर ने मुझे अपने घर पर रखा है। बस मेरी आज की डेट अच्छी रहे, उसके बाद मैं अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। इतना सोचते ही वो खुश हो जाती है। फिर लिफ्ट से अनन्या, कनिका, आरवी और महिमा लिफ्ट से 5वें फ्लोर पर पहुंच जाती है, जहां पर उन सभी का डेट उनका इंतजार कर रहे थे। लिफ्ट से बाहर निकलते ही वो चारों एक प्राइवेट रूम के अंदर एकदम से घुस जाती है। फिर चारों ही एक साथ एक्साइटेड होकर बोली, हेलो बॉयज, हमने ज्यादा इंतजार तो नहीं कराया है ना। इतना कहकर वो चारों अपने सामने देखने लगती है, जहां पर 4 लड़के उसकी तरफ पीठ करके बैठे हुए थे। ये देखकर आरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोगों ने हमारी तरफ अपनी पीठ क्यों की है, प्लीज हमारी तरफ देखिए ना। इतना कहकर वो क्यूरियस जोकर बॉयज की तरफ देखने लगती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उसका डेट दिखता कैसा है। वही महिमा से भी अब रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार डेट पर आई थी। इसलिए वो भी एक्साइटेड होकर बोली, वैसे मेरा डेट कौन है, प्लीज अपनी शक्ल दिखाओ न, क्योंकि मुझसे अब रहा नहीं जा रहा है। उसके इतना कहते ही एक सर्द आवाज पूरे रूम में गूंजने लगती है, ओ मेरी छुई मुई सी नागिन, अगर मैंने तुम्हें अपना चेहरा दिखा दिया तो कहीं तुम डर के मारे अपने बिल में न घुस जाओ। ये आवाज सुनते ही महिमा एकदम से जम जाती है, क्योंकि उसे ये आवाज बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। सिर्फ महिमा ही नहीं, सभी गर्ल्स इस आवाज को सुनकर एक पत्थर की तरह अपनी जगह पर जम जाती है। पर शौक तो उन्हें तब लगा जब सभी बॉयज ने पलटकर उनकी तरफ देखा। अनन्या, कनिका, आरवी और महिमा अपने सामने बैठे लड़कों को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि वो लड़के कोई और नहीं बल्कि अश्वथ, अभिषेक, अंश और अगस्त थे। अगस्त ने जब आरवी को इतना हैरान देखा तो वो अपनी जगह से खड़े होकर एविल स्माइल करके बोला, तो मिसेज आरवी अगस्त सिंघानिया, तुम यहाँ डेट पर आए हो। चलो अच्छा है, आज हमारी पहली डेट भी हो जाएगी। पर मुझे ये बात बताते हुए और भी ज्यादा खुशी हो रही है कि हमारी ये डेट एक नॉर्मल कपल से भी ज्यादा यूनिक डेट होगी, जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगे। इतना कहते कहते ही वो जज अपने दांत पीस लेता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वही उसके गुस्से को देखकर आरवी डर के मारे अपने थूक को गटकते हुए अपने महादेव को याद करते हुए मन में बोली, हे महादेव, ये कहाँ फंसा दिया है आपने मुझे। इतना कहते ही वो रोनी सूरत बनाकर अनन्या को देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो अब क्या करें। पर बेचारी अनन्या खुद शॉक होकर अश्वथ को देख रही थी, जो अपनी सख्त और डेंजरस नजरों से उसे ही देख रहा था। भले ही अश्वथ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन अनन्या को अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। घबराहट के मारे वो अपने कदम पीछे लेने लगती है। ये देखकर अश्वथ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। और फिर वो अपनी पैंट की जेब में एक हाथ डालकर बड़े ही रौब से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसका हर एक कदम ऐसा था मानो वो अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा हो। वही कनिका बेचारी, जो सिर्फ गर्ल्स के साथ आई थी, वो भी बेवजह फंस गई। उसने अपनी सफाई देते हुए अंश से डरते हुए कहा, अंश ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम बस सबके साथ आए हो, है ना। एक मिनट, कहीं तुम डेट पर आए लड़कों को ताड़ने तो नहीं आई थी। मैंने कितनी बार कहा है कनिका कि तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे ही देख सकती हो। पर आज जो तुमने किया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। कनिका की बात को बीच में ही काटते हुए अंश गुस्से से बोला। इतना कहकर वो भी कनिका की तरफ बढ़ने लगता है। अब बची महिमा, जो सबसे आगे खड़ी थी। उसे तो अभिषेक को देखते ही चक्कर आ रहे थे। पर उससे ये बात भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके अभिषेक सर उसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। ये सोचते ही उसने अपने चश्मे को ठीक करते हुए हकला कर पूछा, सर आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मेरा तो आपसे कोई लेना देना भी नहीं है, और अगर आपको किसी के पीछे पड़ना चाहिए तो वो परी मैम है। इतना कहते कहते वो अचानक ही रुक जाती है, क्योंकि अभिषेक उसे किसी शैतान की तरह देख रहा था। परी का नाम सुनते ही उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। अगर तुमने आज कुछ भी बोला तो मैं जिंदगी पर तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझी। महिमा को धमकी देते ही वो भी गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर महिमा भी डरते हुए पीछे होने लगती है।
तभी अनन्या एकदम से चिल्लाते हुए बोली, भागो यहाँ से वरना ये शैतान हमें छोड़ेंगे नहीं। उसके इतना कहते ही सभी गर्ल्स एकदम से होश में आती है और लिफ्ट की तरह भागने लगती है। एल देखते ही देखते वो चारों लिफ्ट के अंदर पहुंचकर लास्ट 4 का बटन दबा देती है। एल वो चारों इतनी जल्दी भागी थी कि अश्वथ, अंश, अगस्त और अभिषेक कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाए। पर जब तक रिएक्ट करते हैं तब तक अनन्या, कनिका, महिमा और आरवी जा चुकी थी। ये देखकर चारों गुस्से में जल्दी से सीढ़ियों से भागते हुए नीचे की तरफ जाने लगे। वहीं अनन्या, कनिका, महिमा और आरवी सबसे नीचे वाले फ्लोर पहुंच जाते हैं। लिफ्ट से निकलते ही चारों बाहर की तरफ ऐसे भागे जैसे उनके पीछे डायनासोर पड़ गए हो। अनन्या बाहर की तरफ भागते हुए चिल्लाए, अच्छा हुआ हम आशु को लेकर नहीं आए वरना पता नहीं क्या होता। इतना कहते ही वो और भी तेज भागने लगी। वही लीला जी और रिया को पहले से ही पता था कि अनन्या आज डेट पर जाने वाली है। एल मिस्टर खुराना का अनन्या का इस तरह केयर करना उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आज अनन्या को मार देंगे। रिया रेस्ट्रो से बाहर निकल रही अनन्या की तरफ नफरत से देखते हुए दांत पीसकर बोली, मॉम, मैं इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन पार्टी में इसने मेरी कितनी बेइज्जती की थी, इसके कारण ही अरुण ने मुझे छोड़ दिया। एल प्लीज कुछ करिए नल। अपनी बेटी को इतना परेशान देखकर लीला जी ने उसे समझाते हुए दिलासा देकर कहा, चिंता मत करो, आज के बाद ये तुम्हें दिखेगी भी नहीं है। इतना कहते ही वो बड़े अजीब तरीके से अनन्या को देखने लगती है। एल वही कोई और भी था जो अनन्या को मारना चाहता था। वो और कोई नहीं, परी थी जो रेस्टोरेंट से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। परी पेड़ के पीछे खड़ी होकर अनन्या को देखते हुए फोन पर किसी से मुस्कुराते हुए बोली, वो बाहर आ गई है, एल आज उसका काम तमाम कर दो, ठीक है। इतना कहते ही उसने कॉल कट कर दिया और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ अनन्या को देखने लगती है। अनन्या, भले ही तुम भूल सकती हो पर मैं नहीं। एल बचपन में तुमने जो भी कुछ किया है आज उसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। इतना कहते ही वो हंसने लगती है और फिर पेड़ के पीछे छिप जाती है एल ताकि कोई उसे देख ना पाए। वही रावण भी अपनी कार में बैठकर अनन्या को ही देख रहा था। रावण के बगल में ही आर्यन भी था जिसके हाथ पैर बांध हुए थे। एल रावण को खबर मिल गई थी कि अर्शी आर्यन को बचाने के लिए आ रही है। ये सुनते ही वो आर्यन को अपने साथ यहाँ ले आया था ताकि आर्यन के साथ साथ वो अनन्या को भी मारकर अश्वथ को कमजोर बना सके और साथ ही साथ और अर्शी को भी हासिल कर सके। उसने अपने बगल में बंधे हुए आर्यन को देखते हुए एविल स्माइल करके कहा, वैसे तुम्हें अपनी बेब मॉम की कंपनी बहुत पसंद है ना? देखो मैं कितना अच्छा हूं कि मैं तुम दोनों को ही साथ में यमराज के पास भेजने वाला हूं। इतना कहते ही वो जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर ड्राइवर तक के पसीने निकलने लगते हैं, मगर आर्यन नहीं घबराया। एल्वो तो उसे फुल इग्नोर करके एकटक अनन्या को देख रहा था जो रोड क्रॉस कर रही थी। ये देखकर रावण ने अपने आदमी को कुछ इशारा किया। उसके इशारा करते ही उसके लोगों ने जाकर सभी गर्ल्स गैंग को चारों तरफ से घेर लिया और जबरदस्ती लाकर रावण की कार में बैठा दिया। रावण की कार बहुत ही ज्यादा बड़ी थी इसलिए सभी उसमें आराम से आ गई थी। उसके बाद रावण की कार फुल स्पीड में वहां से निकल जाती है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रिया, लीला जी और परी एकदम से हैरान हो गई थी क्योंकि उन तीनों ने ही अनन्या को मारने का प्लान बनाया था। एल पर अब उसे कोई और ही किडनैप करके ले गया। अश्वथ, अगस्त, अंश और अभिषेक ने भी होटल से निकलते हुए ये सीन देख लिया था। तो अश्वथ ने अपने दांत भींचते हुए चिल्लाकर कहा, जल्दी से कार निकालो। एल उसने अभी इतना कहा ही था कि तभी हम जिसने भी सभी गर्ल्स को किडनैप होते देख लिया था वो जल्दी से कार लेकर अश्वथ के सामने आ जाता है। तो सभी बॉयज बैठकर रावण की कार का पीछा करने लगते हैं। वही रावण अपनी कार में बड़े ही स्टाइल से बैठते हुए सर्द आवाज में बोला, पहले मैंने सोचा था कि अश्वथ के खिलाफ तुम्हारे अंदर गलतफहमी पैदा करके मैं तुम्हें उससे अलग कर दूंगा जिस कारण वह टूट जाएगा, लेकिन तुमने मेरे सामने उससे नफरत करने का ड्रामा किया इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं ही सारा खेल खत्म कर दूं। यहाँ तुम सब मरोगे और वहां वो सभी, मैं उन सबको जीते जी जिंदा लाश बना दूंगा। इतना कहते ही वो जोर से हंसना लगता है। एल वही उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां एक दूसरे की तरफ देखने लगती है और फिर आर्यन की तरफ जिसके हाथ और मुंह बंधा हुआ था। पर अनन्या को देखते हुए आर्यन जोर से अपना सर हिलाने लगता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है पर उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी जिस कारण उसकी बात कोई भी समझ नहीं पा रहा था। तभी अनन्या रावण को गुस्से से हुए उंगली दिखाकर बोली, देखना मेरे मॉन्स्टर, हम सबको बचा लेंगे। ओ, वो इतना बोली ही थी कि तभी रावण की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। कभी नहीं, इस बार मैं पूरी तैयारी से आया हूँ। अब तक तो मेरे लोगों ने तुम्हारे प्यार मॉन्स्टर को रोक भी लिया होगा एल, अब तुम सबको मरने से कोई नहीं रोक सकता। उसके इतना कहते ही ड्राइवर ने कार को खाई की तरफ मोड़ लिया। तो रावण के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और सभी लड़कियां घबराने लगती है। वही अश्वथ बहुत ही तेज कार ड्राइव कर रहा था। तभी अचानक से उसकी कार के सामने कई सारी कार्स आ जाती है जिस कारण वो एकदम से ब्रेक लगा देता है और आगे की ओर झुक जाता है। अगर अश्वथ में सही वक्त पर ब्रेक ना लगाया होता तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था। उसने जल्दी से सर उठाकर सामने देखा कि रावण के लोग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तो उन सभी को देखते हुए अभिषेक गुस्से से बोला, ये छोटे छोटे चूहे हमें रोकने आए हैं बॉस, हमें कैसे भी करके उन सब तक पहुंचना ही होगा वरना कुछ भी हो सकता है।
ये सुनते ही अश्वत्थ ने कार को फिर से स्टार्ट कर दिया। वो बिना किसी भाव से स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर सामने देख रहा था, उसकी आंखों में कोई भी इमोशंस नहीं थे। फिर उसने बिना वक्त गवाए कार को फुल स्पीड से भगा दिया। उसके सामने रावण के लोगों की कार खड़ी थी, पर उसने इसकी परवाह नहीं की और जाकर ठोक दिया, जिस कारण सामने वाली कार थोड़ी सी किनारे हो गई। फिर अश्वत्थ ने अपनी कार को पीछे किया और दोबारा फुल स्पीड में आगे बढ़ गया। इस बार सामने वाली कार लुढ़कते हुए सड़क के बगल में जा गिरी, तो अश्वत्थ फुल स्पीड में आगे निकल गया। अश्वत्थ शो नहीं कर रहा था, पर गुस्से के कारण वो अंदर ही अंदर ज्वालामुखी की तरफ जल रहा था। यही हाल अगस्त, अंश और अभिषेक का भी था। अश्वत्थ जैसे ही रावण की कार का पीछा करते हुए आगे बढ़ावा, तो उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं, क्योंकि रावण की कार उसे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ये देखकर सभी बॉयज परेशान हो जाते हैं। मगर तभी अश्वत्थ ने अपने फोन को निकाला और अनन्या की लोकेशन को ट्रैक करने लगा, क्योंकि उसने भी अनन्या के मंगलसूत्र में ट्रैक्टर लगा रखा था। कुछ ही वक्त में अश्वत्थ खाई के पास पहुंच जाता है। कार से निकलते ही सभी बॉयज सामने का नजारा देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि एक कार खाई के एकदम नजदीक खड़ी थी। उसका के अंदर अनन्या और आर्यन को बांध कर रखा गया था। वही कनिका, आरवी और महिमा को रावण के बॉडीगार्ड ने पकड़ कर रखा था। वो सभी कार से कुछ दूरी पर ही खड़े थे। तभी रावण बड़े ही स्टाइल से अपने पॉकेट की जेब में हाथ डालकर अश्वत्थ को देखकर इविल स्माइल करके बोला, आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हारे कीमती रत्नों को तुमसे अलग कर दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को बद से बदतर बना दूंगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो इस वक्त कार से टेक लगा कर खड़ा था, जिसके अंदर आर्यन और अनन्या थे। वो कार खाई के बेहद नजदीक थी। अगर रावण थोड़ा सा भी धक्का दे तो वो कार सीधा खाई में जाकर गिरेगी। वही अश्वत्थ ने जैसे ही आर्यन और अनन्या को कार के अंदर देखा, तो उसने तुरंत अपने अंदर के इमोशंस को दबा लिया और फिर बिना किसी भाव से एक टक रावण को देखते हुए बोला, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, बस इन दोनों को जाने दो। अश्वत्थ की बात सुनकर रावण के चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वह अपने लंबे बालों में हाथ फेरते हुए अपने होठों को सिकोड़ते हुए हैरानी से बोला, ओ माय गॉड, द अश्वत्थ सिंह राठौर जिसे लोग किंग कहते हैं, वह मेरे सामने क्या गिड़गिड़ा रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। इतना कहते ही वो ठहाका मारकर हंसने लगता है। रावण ने मन ही मन सोच लिया था कि वो आर्यन और अनन्या को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ये सोचते ही उसने अपने दोनों हाथों को कार पर रख दिया और खाई की तरफ धक्का देने का नाटक करने लगा। ये देखते ही अंश, अश्वत्थ, अगस्त, अभिषेक, कनिका, महिमा और आरवी जोर से चिल्लाए, नहीं। उन सभी के चिल्लाने की आवाज सुनकर रावण ने एकदम से अपने हाथ को ऊपर करके अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करते हुए कहा, अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया, देखो मेरे हाथों को, मैंने कार को बिल्कुल भी धक्का नहीं दिया है। इतना कहते कहते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं और अचानक से उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। तो वो अपने दांत भींचते हुए अश्वत्थ को नफरत से देखकर बोला, अश्वत्थ सिंह राठौर, तुमने सालों पहले मेरे डैड को मारा था, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो ड्रग्स का धंधा करते थे। सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए ही मैंने इतना सफर करके इतना कुछ कमाया है। आज मैं तुम्हारी बराबरी का बना हूं ताकि तुमसे बदला ले सकूं। अब तुम्हें भी पर चलेगा कि जब कोई अपना हमें छोड़कर जाता है तो कैसा लगता है। जैसे मैं मेरे डैड के लिए तड़पता हूं, रोया हूं, वैसे ही तुम भी तड़पोगे और रोगे। इतना कहकर वो गुस्से से आर्यन और अनन्या की तरफ देखने लगता है। तभी अश्वत्थ अपनी घबराहट को शांत करते हुए शांति से बोला, मेरे बात सुनो रावण, जो कुछ किया मैंने किया था और तुम्हारे डैड गलत इंसान थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी उनके साथ गलत किया है। उसकी ये बात सुनकर रावण एकदम से भड़कते हुए बोला, हाँ तो उन्हें जेल भेज देते, पर नहीं, तुमने तो सीधा उन्हें जान से मार दिया और मेरे जैसे मासूम से बच्चे को एक हैवान बनने पर मजबूर कर दिया। आज तुम्हें पता चलेगा कि एक मासूम बच्चा जब हैवान बनता है तो क्या क्या कर सकता है। अश्वत्थ से इतना कहते ही रावण ने अपने गार्ड्स को कुछ इशारा किया, तो उसके गार्ड्स ने आरवी को एकदम से खाई की तरफ धक्का दे दिया। ये देखकर अगस्त को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। वो आरवी की तरफ दौड़ते हुए एकदम से चिल्लाया, आरवी। पर आरवी नीचे नहीं गिरी थी, क्योंकि उसने एक बड़े से पत्थर को कस के पकड़ लिया था। वो पत्थर को पकड़े हुए ही डरते हुए बोली, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। वो इतना बोली ही थी कि तभी उसका हाथ एकदम से छूटने लगा, मगर अगस्त ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। आरवी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इतना कहते ही वो घबराते हुए आरवी को ऊपर की तरफ खींचना लगता है, मगर अगस्त जिस जगह पर लेटा हुआ था वहां पर थोड़ी फिसलने थी, इसलिए वो भी खाई की तरफ गिरने लगता है। ये देखकर आरवी एकदम से घबरा जाती है। अगस्त जी, हमें छोड़ दीजिए, वैसे भी हमारी जैसी मनहूस लड़की के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। हमारे मरने से वैसे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लीज हमें छोड़ दीजिए और खुद को बचाइए। इतना कहकर वो अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर अगस्त उसका हाथ नहीं छोड़ता और गुस्से से कहता है, बकवास बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। उसने ये सब इतने गुस्से से कहा था कि आरवी एकदम से डर जाती है और कुछ नहीं बोलता है। वही कार के अंदर अनन्या और आर्यन के हाथ बंधे हुए थे। रावण ने उन दोनों के ही मुंह से पट्टी हटा दी थी, इसलिए वो दोनों अंदर बैठकर अश्वत्थ को देखकर चिल्ला रहे थे, मॉन्स्टर भाई, हमारी हेल्प करिए। चिल्लाते हुए वो दोनों विंडो को भी पीट रहे थे, लेकिन उन दोनों की आवाज कार से बाहर नहीं जा रही थी।
तभी अनन्या अपने बंधे हुए हाथों से विंडो को पीटते हुए आर्यन से बोली, आर्यन हमें कैसे भी करके यह विंडो तोड़ना होगा तभी हम बाहर निकाल सकते हैं। उसकी बात सुनकर आर्यन भी अपने सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ बेबिल। फिर दोनों ही उस कांच की विंडो को अपने हाथों से तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद विंडो पर स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। वही रावण जो विंडो के ही पास खड़ा था, उसने ध्यान नहीं दिया कि विंडो में स्क्रैचेस पड़ना शुरू हो गए थे। वो तो बस अश्व को ही देख रहा था। कुछ देर तक अश्वत्थ को देखने के बाद पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि वो शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे इन दोनों रत्नों को छोड़ दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें मेरी 2 शर्तें पूरी करनी होगी। क्या तुम उन्हें पूरा कर पाओगे? इतना कहकर वो अपनी एक आईब्रो ऊपर करके चालाकी से अश्वत्थ को देखने लगता है। तभी उसकी नजर अर्शी की कार पर पड़ी, जो अभी अभी ही आई थी। अर्शी ने जल्दी से कार को रोका और भागते हुए अश्वत्थ के पास आकर खड़ी हो जाती है। अर्शी को देखते ही रावण की आंखों में हवस झलकने लगती है, जो कि अर्शी, अश्व, अगस्त, अहम, अभिषेक और अंश की आंखों से छिपी नहीं थी। रावण ने अर्शी को अपनी हवस भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं अर्शी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, और दूसरी। इतना कहकर वो अश्वत्थ को देखने लगता है और फिर आगे कहता है कि तुम अभी और इसी वक्त अपने घुटने टेक कर मेरे कदमों में अपनी नाक को रगड़ो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं इन सभी को छोड़ दूंगा। ये बोलते ही वो कार की विंडो से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है। वही उसकी घटिया बात सुनकर सभी बॉयज और अर्शी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वही अंश जो कब से चुप खड़ा था, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, कभी नहीं, तुम चाहो तो हम सभी तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक देंगे, पर मैं बॉस को कभी ऐसा नहीं करने दूंगा, और हमारे होते हुए तो कभी नहीं। इतना कहकर वह एकदम अश्वत्थ के सामने आकर खड़ा हो जाता है और एक टक रावण को गुस्सा देखने लगता है। पर उसका एटीट्यूड और उसकी बातें रावण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसलिए धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। और फिर वो किसी साइको की तरह अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। उसकी इस हरकत को देखकर अहम एकदम से बोला, अंश मत भूलो, हमारे सामने जो इंसान है वो किसी साइको से कम नहीं है, इसलिए हमें बेब और आर्यन दोनों को सेफ रखना है। उसकी बात सुनकर अर्शी जो कब से चुपचाप खड़ी थी, वह अपने एक एक कदम रावण की तरफ बढ़ाते हुए बिना किसी भाव से बोली, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रात ही बतानी है ना, मैं तैयार हूँ, पर तुम आर्यन और अनन्या को छोड़ दो। इतना कहते ही उसने अपने हाथों से अहम को कुछ इशारा किया, तो अहम धीरे धीरे रावण की नजरों से बचते हुए कार की तरफ बढ़ने लगा। एक पल के लिए तो रावण अर्शी की बात सुनकर एकदम से हैरान और खुश हो जाता है, मगर जैसे ही उसने अहम को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो समझ गया कि अर्शी बस उसे बहला रही है। इसलिए उसने गुस्से में आकर कार को एकदम से खाई में धक्का दे दिया। मगर अब तक आर्यन और अनन्या ने विंडो को तोड़ लिया था, इसलिए कार खाई में गिरती उससे पहले ही उन दोनों ने रावण के कपड़े को कस के पकड़ लिया। अगले ही पल अनन्या और आर्यन के साथ साथ रावण भी खाई में गिर जाता है। ये देखकर अश्व एकदम से ब्लैंक हो जाता है और अर्शी तो अपनी जगह पर किसी पत्थर की तरह जम गई थी। यही नहीं, वहां मौजूद हर कोई शौक होकर खाई की तरफ देखने लगता है। अनन्या, आर्यन और रावण के खाई में गिरते ही अश्वत्थ, अर्शी, अंश, कनिका, महिमा, अगस्त, अहम, अभिषेक एकदम से शौक हो जाते हैं। वो लोग किसी पुतले की तरह अपनी जगह पर एकदम से जम गए थे। किसी को कुछ भी होश ही नहीं था। वही आरवी ने भी जैसे ही ये सीन देखा, उसकी बॉडी एकदम से ढीली पड़ गई, जिस कारण उसका हाथ एकदम से अगस्त के हाथ से छूट जाता है और वो भी चिल्लाते हुए खाई से नीचे गिरने लगती है। नल आह अगस्त जी। खाई से नीचे गिरते वक्त आरवी की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी और वो डरते हुए जोर से चिल्ला रही थी। उसके चिल्लाने से अगस्त अचानक ही होश आया और अपने खाली हाथ को देखते हुए आरवी का नाम जोर से चिल्लाया, तारांकन आरवी। आरवी का नाम लेते वक्त अगस्त के चेहरे पर शॉकन एक्सप्रेशन थे, पर उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। आरवी के खाई में गिरने से अगस्त जैसे पागल ही हो गया था। वो खाई में छलांग लगाने ही वाला था कि उससे पहले ही उसके गार्ड्स ने आकर उसे कस के पकड़ लिया। तो अगस्त उनसे खुद को छुड़ाते हुए गुस्से से बोला, छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़ो, क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, छोड़ो मुझे। अगस्त पागलों की तरह चिल्ला रहा था, पर गार्ड्स ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उसे खाई से दूर ले जाने लगे। वही रावण के गार्ड्स ने जब उसे खाई में गिरते हुए देखा तो वो सभी कनिका और महिमा को छोड़कर उसे बचाने के लिए उस तरफ भागने लगे थे, पर इसी चक्कर में महिमा को धक्का लग जाता है और वो भी खाई की तरफ गिरने लगती है, पर जल्दी से कनिका उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर डरते हुए अंश की तरफ देखते हुए चिल्लाई, अंश। उसकी आवाज सुनकर अंश अपने होश में आकर उसकी तरफ देखने लगता है तो उसकी आंखें एकदम से फैल जाती है। फिर वो और अभिषेक जल्दी से भागते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं, मगर रावण का एक गार्ड कनिका के पास खड़ा था। उसने जैसा ही अभिषेक और अंश को अपनी तरफ आते देखा तो वो पागलों की तरह हंसने लगा। वो हंसते हुए ही बोला, तुम सबके कारण मेरे बॉस के साथ ये सब हुआ है, मैं तुम सबको मार दूंगा। इतना कहते ही उसने कनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे महिमा के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उस गार्ड्स की इस हरकत से कनिका बहुत ही ज्यादा डर गई थी। उसने उसे आदमी को धक्का देते गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो?
क्या तुम पागल हो गए हो क्या? उसकी बात सुनकर वो गार्ड्स पागलों की तरह उसके हाथ को महिमा के हाथ से अलग करते हुए बोला, हाँ मैं पागल ही हूँ। उस गार्ड्स की बात सुनकर कनिका के माथे से डर के मारे पसीना निकलने लगता है। एल वो अपने दोनों हाथों से कस के महिमा का हाथ पकड़कर उसे ऊपर की तरफ खींचते हुए बोली, प्लीज अंश जल्दी आओ, मेरा हाथ स्लिप कर रहा है अल्लाह। उसने इतना कहा ही था कि तभी उस गार्ड ने कनिका के उस हाथ पर खंजर मार दिया जिस हाथ से उसने महिमा को पकड़ा हुआ था। एल उसके ऐसा करते ही कनिका के हाथ से पानी की तरह खून बहाना लगा, मगर फिर भी उसने महिमा का हाथ नहीं छोड़ा। ये देखकर उस गार्ड ने गुस्से से अपने दांत बींच लिए, फिर जिस जगह पर उसने खंजर घोंपा था वहां पर अपने पैर को रखकर मसल देता है। उसके ऐसा करते ही दर्द के कारण कनिका की पकड़ महिमा के हाथ पर ढीली पड़ जाती है और महिमा एक झटके के साथ नीचे गिरने लगती है। आह बचाओ अभी सर! उसके गिरते ही कनिका दर्द से चिल्लाने लगी, क्योंकि उसके हाथ में इस वक्त असहनीय दर्द हो रहा था। वही अंश जैसे ही वहां पर पहुंचा उसने उस गार्ड को कनिका से दूर करते हुए उसे संभालकर बोला, कनिका क्या तुम ठीक हो? अंश के आते ही कनिका अपना सर उसके सीने पर रखकर जोर से रोना लगती है। तो अंश उसके बालों को सहलाने लगता है, मगर अभिषेक तो महिमा के गिर जाने से एकदम से बौखला गया था। उसने उस गार्ड को ऐसे ही नहीं जाने दिया बल्कि पागलों की तरह उस पर टूटने पड़ा। वो उस गार्ड को तब तक पीटता रहा जब तक वो मर नहीं गया। वही अश्व और अर्शी दोनों का ही शरीर सफेद पड़ चुका था। वो दोनों ही खाई की तरफ देखते हुए अपनी कांपती आवाज में बोले, नहीं ये नहीं हो सकता। इतना कहते ही अर्शी भागते हुए खाई के पास जाकर खड़ी हो जाती है और नीचे की तरफ देखते हुए आर्यन को पुकारा, आर्यन। आर्यन का नाम पुकारते ही वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है। फिर अपनी खाली आंखों से खाई की तरफ देखने लगती है। इस वक्त अर्शी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों से उसका दर्द, अकेलापन और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। खाई की तरफ देखते हुए ही उसकी आंखों के सामने एक सीन घूमने लगता है, जहां एक 5 साल की बच्ची रोते हुए सड़क पर भाग रही थी। वो बच्ची एक कार के पीछे भागते हुए चिल्ला भी रही थी, डैडी मामा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए, मम्मा मम्मा। वो छोटी सी बच्ची बदहवास होकर नंगे पैरों के साथ कार के पीछे भाग रही थी। कंकड़ पत्थर लगने के कारण उसके पैरों से खून भी निकलने लगा था, पर कार में बैठे लोगों को उस बच्ची पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। धीरे धीरे उस बच्ची की आंख से कार ओझल हो गई और वो सड़क पर गिर गई। रोने के कारण उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था और उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगती है। इसके साथ ही खाई के पास बैठी अर्शी भी एकदम से बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। ये देखते ही अहम उसके पास जाता है और उसे पकड़कर उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, अर्शी अर्शी ओपन योर आइज अर्शी। इतना उठाने के बाद भी अर्शी ने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। ये देखकर अहम घबरा जाता है। फिर उसने अर्शी के नाक के पास अपनी उंगलियों को रखा तो एकदम से हैरान हो गया क्योंकि अर्शी की सांसें बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। अहम ने तुरंत अपने गार्ड्स को देखकर चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया, अर्शी को हॉस्पिटल लेकर जाओ जल्दी। उसके ऑर्डर को सुनते ही कुछ गार्ड्स अर्शी को लेकर चले जाते हैं। तो अहम अश्वत्थ के पास जाने लगता है, जो किसी पुतले की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। तभी अहम ने उसे हिलाते हुए कहा, बॉस बॉस प्लीज होश में आए और आप चिंता मत करिए, हमारे लोग बहुत जल्द सभी को ढूंढ लेंगे। मैं अभी पूरी टीम को खाई के नीचे भेजता हूँ। अश्वत्थ को तो अहम की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो इस वक्त खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला और बेसहारा महसूस कर रहा था। क्योंकि देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने ही उसकी बीवी और उसके जान से प्यार भाई खाई में गिर गए, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। ये सोचते ही उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद से ही सवाल करना चाहता था कि आखिर इतना पावर होने का क्या ही फायदा जब वो किसी को बचा ही नहीं पाया। अश्वत्थ को कोई जवाब न देते देखकर अहम ने उसे एक बार और हिलाते हुए कहा, बॉस प्लीज होश में आयल बेब और आर्यन मिल जाएंगे। अश्वत्थ से इतना कहकर उसने अपने गार्ड्स को देखते हुए गुस्से से कहा, इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे यकीन है हमें आर्यन और बेब जरूर मिल जाएंगे और इन लोगों को ऐसी माता के लिए रूह तक कब जाए। अपने गार्डों को ऑर्डर देने के बाद उसने रावण के लोगों को देखते हुए आगे कहा। अहम के ऑर्डर देते ही कुछ गार्ड्स ने रावण के लोगों को बंदी बना लिया और बाकी के गार्ड्स खाई के नीचे की तरफ जाने लगे ताकि आर्यन, आरवी, महिमा और अनन्या को ढूंढ सके। उन गार्ड्स के साथ अभिषेक, अगस्त भी गाए हुए थे और अंश कनिका को लेकर अर्शी के साथ की हॉस्पिटल चला गया था। इसलिए अब वहां पर केवल अश्वत्थ और अहम ही बचे थे। अहम को अश्वत्थ को बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो अश्वत्थ को दिलासा तो देना चाहता था मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने एक बार कुछ बोलने की कोशिश की पर उसके मुंह से शब्द ही निकले तो वो चुपचाप खड़ा हो गया। तभी अश्वत्थ की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी जो कह रहा था, न मैं एक अच्छा बड़ा भाई बन पाया और न ही एक अच्छा हस्बैंड। इतना कहते ही उसके आंखों में ठहरे हुए आंसू उसकी आंखों से गालों पर आ गिरे। अपने बॉस के आंसू को देखते ही अहम का चेहरा पीला पड़ गया। वो अपने बॉस को कमजोर नहीं होने से सकता था। इसलिए उसने अश्वत्थ के कंधे पर हाथ रखकर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बॉस मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं बेब और आर्यन को कैसे भी करके ढूंढ लूंगा और आपके पास लेकर आऊंगा। भले ही अहम ने ये सब अश्वत्थ को दिलासा देने के लिए कहा था, पर उसे खुद भी नहीं पता था कि वो ये काम कैसे करेगा। ये सोचते ही उसने कस के अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया और मन में बोला,
आज तक मैंने खुद को इतना बेसहारा कभी महसूस नहीं किया। इतना कहते ही उसने अपने अंदर उमड़ रहे इमोशंस को संभाला और अश्वत्थ को देखने लगा, जो बिना किसी भाव से अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ा था। वही कोई था जो बहुत ही ज्यादा खुश था। वो कोई और नहीं बल्कि परी थी, जो कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रही थी। उसका चेहरे पर इस वक्त शैतानी मुस्कान थी। आखिरकार अनन्या मेरे रास्ते से हट ही गई। चलो अच्छा हुआ कि उसके साथ साथ वो आर्यन भी मर गया। अब मैं अपने प्लान बी को अंजाम दूंगी। इतना कहकर वो हंसने लगती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। अर्शी और अश्वत्थ के गार्ड्स मिलकर सभी को ढूंढ रहे थे। पर अनन्या, आराम, महिमा, रावण और आरवी का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अश्वा अभी भी अहम के साथ वहीं पर था। और वो गार्ड्स के साथ खाई के नीचे वाले एरिया में सभी को ढूंढ रहा था, पर उसके चेहरे पर अभी भी कोई भी इमोशंस नहीं था और न ही उसने अभी तक किसी से बात की थी। अब तो अहम को भी उसकी फिक्र होने लगी थी, मगर फिर उसने जैसे ही देखा कि अश्वत्थ खाई के नीचे जो जंगली इलाका है उधर साइड जा रहा है तो वो एकदम से घबरा जाता है। वो उसके पीछे जाते हुए चिल्लाकर बोला, बॉस उधर मत जाइए, वहां पर बहुत ही खतरनाक जंगली जानवर हो सकते हैं और अगर हम ज्यादा अंदर गए हैं तो हम रास्ता भी भटक सकते हैं, इसलिए हमें पूरी प्लानिंग के साथ अंदर जाना होगा। इतना कहते कहते वो अश्वत्थ के पास पहुंच जाता है और उसके एक हाथ को पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक लेता है। पर अश्वत्थ ने एकदम से उसके हाथ को झटक दिया। फिर बिना उससे कुछ बोले और बिना उसकी तरफ देख ही आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर अहम अपनी एक भौहें को उठा लेता है, फिर परेशान होकर अश्वत्थ के पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं जिंदल हाउस में मिसेज जिंदल और राज को भी अब तक इस इंसिडेंट के बारे में खबर मिल चुकी थी। तो दोनों लोग ही जल्दी से हॉस्पिटल अर्शी से मिलने पहुंच जाते हैं। अर्शी के वार्ड के अंदर पहुंचते ही राज ने देखा कि डॉक्टर अर्शी का चेकअप कर रहे थे और उनके पास ही अर्शी के कुछ गार्ड्स भी खड़े थे। राज ने जल्दी से अपने एक्सप्रेशन को बदला और चिंता भरी आवाज में डॉक्टर के पास जाकर पूछा, डॉक्टर मेरी अर्शी कैसी है, क्या वो ठीक है? डॉक्टर जो अर्शी का चेकअप कर रहे थे, राज का सवाल सुनकर वो एक पल के लिए रुक जाते हैं, मगर फिर उन्होंने थोड़ी सख्ती से उससे पूछा, आप कौन हैं और पेशेंट के साथ आपका क्या रिश्ता है? देखिए, हम ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं बता सकते हैं, इसलिए पहले आप ये बताइए कि आप कौन हैं? डॉक्टर के सवाल को सुनकर राज अंदर से एकदम झल्ला जाता है, मगर फिर अपनी झल्लाहट को छुपाकर उसने घबराने का नाटक करते हुए कहा, डॉक्टर मैं अर्शी का होने वाला हस्बैंड हूँ, आप चाहे तो अर्शी की मॉम से भी पूछ सकते हैं। इतना कहते ही उसने मिसेज जिंदल की तरफ देखा तो मिसेज जिंदल ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर बताइए मेरी बेटी कैसी है, वो ठीक तो है ना? क्या इसे आज या कल में डिस्चार्ज मिल सकता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही इसकी शादी है। इतना कहकर वो अर्शी के पास आकर उसे देखने लगती है। अर्शी की ऐसी हालात देखकर भी उनके चेहरे पर कोई घबराहट या परेशानी नजर नहीं आ रही थी। उन्हें तो बस कैसे भी करके अर्शी और राज की शादी करानी थी। वहीं उनकी ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि कौन ही माँ अपनी बेटी को देखकर ऐसी बातें करती है। पर डॉक्टर ने ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपना सर हिलाकर जवाब दिया, देखिए अर्शी को पैनिक अटैक आया है, जरूर उनके साथ बचपन में कुछ तो हुआ है जिसका इन्हें सदमा लगा था और वही चीज या वैसा ही कुछ फिर से हुआ है जिसके कारण इन्हें ये पैनिक अटैक आया है। बेहतर होगा कि आप उनका अच्छे से ध्यान रखिए। और हाँ, इतना कहते कहते वो रुक जाते हैं, फिर गुस्से से राज की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए आगे बोले, जहां तक मुझे पता है अर्शी ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके हस्बैंड का नाम आर्यन सिंह राठौड़ है। तो खुद को उसका हस्बैंड कहना बंद करो। राज को सुनाने के बाद डॉक्टर तुरंत वार्ड से बाहर चले जाते हैं, पर उनकी बातें राज को अंदर ही अंदर गुस्सा दिला रही थी। वो खुद से ही मन में बोला, इस डॉक्टर को इस बारे में कैसे पता है और ये आर्यन मर गया है पर फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। चाहे जो हो जाए मैं अर्शी से शादी करके रहूंगा। वैसे भी वो तो मर ही गया है ना। असल में ये हॉस्पिटल अश्वत्थ का ही था, तो आर्यन ने सभी को अर्शी की फोटो दिखाकर सबको बताया हुआ था कि उसकी शादी हो चुकी है। बस इसलिए ही हॉस्पिटल में सभी को पता है कि अर्शी आर्यन की बीवी है। आर्यन के मरने की न्यूज सुनकर राज बहुत ही ज्यादा खुश था। वो एविल स्माइल करके अर्शी को अपनी गंदी नजरों से देख रहा था। पर उसने ये ध्यान नहीं दिया था कि वार्ड में मौजूद गार्ड्स गुस्से से उसे ही देख रहे थे। तभी अर्शी का एक पर्सनल गार्ड्स एकदम से आगे आकर राज को घूरते में गुस्से से बोला, मिस्टर राज, बेहतर होगा आप हमारी मैम से दूर रहें, क्योंकि उन्हें किसी अनजान आदमी का पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं। कहकर वो गार्ड अपने दांतों को भींच लेता है। वही एक मामूली से गार्ड को खुद से इस तरह बात करते देखकर राज का पारा हाई हो गया। उसने उसे धमकी देते हुए दांत पीसकर कहा, तुम बस एक नौकर हो, मैं तुम्हारा होने वाला बिग बॉस हूँ, इसलिए तमीज। राज को बीच में ही रोकते हुए वो गार्ड ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, हाँ 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 हाँ, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारे बॉस बनने के लायक हो? न तो तुम्हारी इतनी औकात है और ना ही हैसियत। और एक बात और, मिस्टर आर्यन सिंह राठौड़ ही हमारे बिग बॉस थे और वही रहेंगे। अब निकलो यहाँ से, वैसे तुम खुद जाओगे या मैं पूरी इज्जत के साथ तुम्हें यहाँ से बहा दूं। राज को धमकी देने के बाद वो बॉडीगार्ड जलती हुई नजरों से मिसेज जिंदल को देखने लगता है। उसे अच्छे से पता था ये दोनों लोग सिर्फ यहाँ उसकी बॉस का फायदा उठाने ही आए हैं। जब काफी देर बाद भी राज और मिसेज जिंदल वहां से नहीं गए तो उस गार्ड से अपने लोगों को इशारा करके ऑर्डर दिया,
अभी के अभी इन्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दो। उसके ऑर्डर को सुनते ही बाकी बॉडीगार्ड्स ने जल्दी से मिसेज जिंदल और राज को पकड़ लिया। ये देखकर मिसेज जिंदल गुस्से से बोली, मैं तुम्हारी बॉस की माँ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वो झटपटाने लगती है और राज भी चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन उस बॉडीगार्ड से कोई दया नहीं दिखाई और खींचते हुए दोनों लोगों को हॉस्पिटल के बाहर फेंक दिया। ये सीन अर्शी का पर्सनल बॉडीगार्ड खिड़की से देख रहा था। उसने उन दोनों को ही देखते हुए नफरत से कहा, ये सब आप लोगों के कारण हुआ है। बचपन में आप एक अच्छी मां नहीं बन पाई और हमारे बॉस के साथ वो सब किया, पर मैं आप सबको उनका फायदा नहीं उठाने दूंगा। ये कहते ही वो गुस्से से खिड़की को बंद कर देता है। वही कनिका के हाथों में डॉक्टर ने पट्टी कर दी थी। वो इस वक्त अंश के साथ दूसरे वार्ड में थी। कनिका की आंखें रोने के कारण सूज गई थी और खून बह जाने के कारण उसका चेहरा भी पीला पड़ चुका था। फिर भी उसे खुद की नहीं बल्कि अर्शी की चिंता हो रही थी। वो बार बार अर्शी के पास जाने की जिद कर रही थी, पर अंश उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था। कनिका रोते हुए उसे मानते हुए बोली, अंश प्लीज मुझे जाने दो अर्शी के पास। वो अंदर से इस वक्त बहुत कमजोर है। बचपन में मॉम ने कभी उसे प्यार नहीं दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। तब से ही उसे सभी से और प्यार से नफरत हो गई। पर आर्यन जीजू के आने से वो बदल गई थी। पर आज जो हुआ उसके कारण पक्का फिर से उसे पैनिक अटैक आया होगा। इतना कहकर वो अपनी उम्मीद भरी नजरों से अंश को देखने लगती है, जो उसकी बात सुनकर काफी हैरान था। पर अंश के पास इतना समय नहीं था कि वो कनिका से कुछ भी पूछे। उसने गहरी सांस लेकर उसके सर को सहलाते हुए अपनी नर्म आवाज में कहा, ठीक है, पर तुम और कहीं मत जाना। मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि मुझे बॉस के पास जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो प्यार से उसके माथे को चूम लेता हूँ, फिर उसके आंसू को पोंछकर उसे अर्शी के वार्ड में ले जाकर छोड़ देता है। उसके बाद बॉडीगार्ड्स को उनका ध्यान रखने को बोलकर वो तुरंत भागते हुए अश्वथ के पास जाने लगता है। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसके चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। वही मिसेज खुराना यानी अनन्या की सौतेली माँ और रिया दोनों ही एक बार में जाकर पार्टी कर रही थी। वो दोनों ही अनन्या के मरने से बहुत ही खुश थी। वहीं कुछ ही दूरी पर पारी भी अपने एक मेल फ्रेंड के साथ खुश होकर वाइन पी रही थी, लेकिन वो भी आर्यन और अनन्या के मरने से बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे से झलक रही थी। परी वाइन पीते हुए हंसकर अपने सामने बैठे लड़के से बोली, मैंने सोचा नहीं था मेरा काम कोई और कर देगा। वो अनन्या ऐसे मारेगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर जो भी हो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। इतना कहते ही वो फिर से वाइन पीने लगती है। तो उसके सामने खड़ा लड़का मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। वही रिया जिसने एक शर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और अपने बालों में विग लगाया हुआ था, वो ब्लैक गॉगल्स पहनकर डांस कर रही थी। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर लीला जी भी बहुत खुश थी। उन्होंने वाइन के ग्लास को काउंटर पर रखते हुए इविल स्माइल करके खुद से कहा, अब खुराना प्रॉपर्टीज हमारी होगी है। वैसे भी वो अनन्या मर ही चुकी है, उसके मरने के बाद सब कुछ मेरा ही तो होगा। आज आखिरकार वो अपनी माँ के पास पहुंच ही गई। इतना कहते ही वो हंसने लगती है। अनन्या और आर्यन के मरने की खबर सुनकर कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे तो कुछ बहुत ही ज्यादा दुखी। अश्व और बाकी सभी बॉयज को जब कोई नहीं मिला तो उन सभी के चेहरे पर निराशा झलकने लगी। पर अश्वथ हार मानने वालों में ऐसा नहीं था। वो पूरी रात आर्यन और अनन्या को ढूंढना चाहता था, पर अहम ने उसे एकदम से रोक दिया। तो अश्वथ उसे खुद से दूर करते हुए बिना किसी भाव से गुस्से में बोला, छोड़ो मुझे, दूर रहो मुझसे, और अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे आर्यन और अनन्या लाकर दो। मुझे सिर्फ वह दोनों चाहिए, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। अश्वथ चिल्लाते हुए अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को फैलाकर जोर से चिल्लाया, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम दोनों से ही वादा करता हूँ, मैं तुम दोनों को कभी नहीं डांटूंगा। मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया है ना, तो आओ और मुझे सजा दो, पर प्लीज वापस आ जाओ। इतना कहते कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा रेड हो गई थी और उसके चेहरे पर भी मिट्टी लगी हुई थी। उसकी लाल आंखें और उसका एक्सप्रेशन चेहरा उसे डरावना लुक दे रहा था। वहीं अभिषेक और अगस्त भी महिमा और आरती के न मिलने से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। पर उन दोनों ने किसी तरह अपने इमोशंस को संभाला और अश्वथ के पीछे जाकर खड़े हो गए। इस वक्त अश्वथ के पास अंश, अभिषेक, अगस्त, वेद और अहम खड़े थे। अश्वथ के चिल्लाने के बाद भी वो पांचों वहां से नहीं गए। कुछ देर तक अश्वथ को देखने के बाद उन सभी ने उसे इमोशनल होकर कसके गले लगा लिया। तभी अगस्त अपने भरे गले से बोला, हम सब एक है, हम सभी ने वादा किया था कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो हम तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर अश्वथ सख्ती से चिल्लाते हुए बोला, पर मुझे किसी की जरूरत नहीं, जाओ। ये कहकर वो उन सबको खुद से अलग करने लगता है, पर कोई उससे अलग नहीं हुआ। तो थकहार के उसने भी उन्हें धक्का देना बंद कर दिया।